अब देखें ऐसे रस्ते के ऊपर पड़ गई इकोनॉमी और ये हो जाएगा वो जाए, IMF ने ऐसे कर दिया। IMF ने तो कर दिया आपके साथ जो करना था। जवाब देना, न प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, न कोई वजीर बात कर रहा है। जो वजीर थकते नहीं है लोग और फजूल बातों के ऊपर पूरा दिन 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, दें जवाब IMF को। क्यों नहीं देते? नहीं दे सकते, क्योंकि IMF ठीक कह रहा है। IMF कहता है कि 5.3 खरब रुपए की बदनवानी, 5.3 खरब की बदनवानी, और ये वो कहते हैं कि जो असल मसला है ये सिर्फ उसका मामूली सा फ्रैक्शन है। ये बड़ा जो जुमला उसमें लिखते हैं वो कहते हैं ये तो मामूली सा है, 5.3 खरब। 2023 से वो जो है 24 तक का वो कह रहे हैं। हकीकत जो है बदनवानी, ये जो 5.3 खरब रुपए की है, ये असासा जाती रिकवरी की है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। और इसमें IMF के मुताबिक ये रकम बज़ाहिर बहुत बड़ी लगती है, मगर ये असल इंतजामी बदनवानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। अब उससे किस जराए से होता है? महंगी सरकारी खरीदारियां, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें, 180 सफ़ों की रिपोर्ट है। महंगी सरकारी खरीदारियां हैं, टैक्स चोरी इसमें शामिल, ये 5.3 अरब की आपको बात बता रहा हूं। कीमतों में हेर फेर की बात हो रही है, कर्जों की गलत तकसीम की बात हो रही है, और पॉलिसियों पे मखसूस ग्रोहों के कब्जे की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये 5.3 खरब का एक साल का नुकसान बताया गया है। बदवानी हमारे निजाम हुकूमत की रोजमर्रा अमूर पर चल रही है, ना कि सिर्फ चंद बड़े स्कैंडल्स में। वो कहते हैं डेली बेसिस के जो मामला चल रहे हैं ना, इसके अंदर बदवानियां हो रही है। ये नहीं है कि कोई मेगा स्कैंडल आया था और उसके अंदर ये बात हो गई थी। बारह दूसरा वो कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये कि रियासत की मईशत पर गिरफ्त तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी गैर मामूली है। यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक है ना, उनकी भी कोई ना कोई अपनी उनकी रियासत की भी कोई ना कोई अपनी मईशत पे गिरफ्त, को कमांड, को कंट्रोल होगा। वो कहते हैं थोड़ा वो भी नहीं है, आप उससे भी गए गुजरे हैं। तो सुन लो जी, औरंगजेब साहब, हॉलैंड से आपको हमने इंपोर्ट कराया था, हाँ आप सुन लें। वज़ीर आज़म साहब आप भी सुन लें, कारोबारी आदमी है, आप मईशत को समझते हैं, और यही चूरन बेच के आप बैठे हुए हैं वहाँ पे कि जी मैं तो मईशत को बहुत समझता हूँ, आप तो कह रहे थे कि मुल्क को ठीक है। ये सुन लो भाई, वो कह रहे हैं आपका तरक्की पजीर मुल्कों से भी आप फारिग हैं, आपका उतना कंट्रोल भी नहीं है। हकीकत यह है कि सरकारी इदारे जो है उनके एसओसीज मुल्क के 12% उनके GDP पैदा करते हैं और मजमूई कौमी असासों का 48% के मालिक है। अब इसकी वजाहत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी मईशतें हैं जहां हुकूमत आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखती है। माशाल्लाह यहाँ ऐसे हो रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? जब आप आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि निजी शोबे के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए कम जगह होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर आप प्रमोट नहीं करेंगे, कंपटीशन प्रमोट नहीं होगा, जॉब प्रमोट नहीं होगी, उसमें से आपकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्से का नुकसान है। भारी मालियाती खतरात हैं इससे। फैसलों में वो कहते हैं सियासी मुदाखलत है सियासी मुदाखलत। बिल्कुल हम कहते हैं, वज़ीर आज़म बताए कि है कि नहीं है। नवाज़शात और सिफारिशात का निज़ाम है, ये भी है। सिफारशी वज़ीर, नवाज़शात, बहुत सी। अब मैं क्या यहाँ पे आपको बताऊं। पाकिस्तान की मईशत अमली तौर पर नीम रियासती निज़ाम पर चलती है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, अब IMF भी कह रहे हैं। दो जवाब वज़ीर आज़म साहब। तीसरा इनका इशू है, सरकारी इदारों को टेंडर्स में कानूनी तौर पर खुदकार जीत हो जाती है। यानी कि जो टेंडर सरकारी इदारा देता है, क्या आपने हेल्दी कंपटीशन कराना है इस मुल्क में? क्या आपने प्राइवेट सेक्टर करना है? जहां पे कोई बड़ा सरकारी इदारा आ जाता है, जी ये हमने टेंडर लेना है, तो वो कहते हैं गल मुक जाती है, फिर टेंडर उधर चला जाता है। ये हम नहीं कह रहे, हम जो कहेंगे तो फिर कहोगे क्यों कह रहे हो। ये तो वो कह रहे हैं जिनके आप आगे पीछे फूटते हो, कहते हैं ये ऐसे है। बहरहाल, और ये कहते हैं कि पूरे निज़ाम में से ये एक खराबी है, यहाँ पे मुसाबकती टेंडर्स तबाह होते हैं, टैक्स दहिंदगान पर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा कीमतें और रेंट जो है उसकी स्कीइंग हो रही है, और सियासी इदारों को ठेके मिल जाते हैं। ये भी अपने जेहन में रखिएगा, सियासी सिफारिशात के ऊपर ठेके मिल जाते हैं। ये तो बड़ा कॉमन है, आप लोग जानते हैं। इसी वजह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट मुल्क का सबसे करप्ट शोबा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो मुल्क का सबसे करप्ट शोबा। और आप लोग स्टोरीज ब्रेक करते हैं, आपके इदारे इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं, पंजाब में करते हैं, ये बिल्कुल हर जगह पे ये इश्यूज हैं। चौथा, बैंकों की अक्सरियती फंडिंग निजी शोबे की बजाय हुकूमत को जाती है। सोचें आप, अगेन कैसे बिजनेस प्रमोट होगा भाई, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, कैसे इंडस्ट्री क्रिएट होगी। हकीकत यह है कि 60% से ज्यादा बैंकिंग असासे हुकूमत को कर्ज देने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी। जबकि मजमूई कर्जों का 80% हुकूमत या एसओसीज को जाता है। वजाहत इसकी यह है कि बैंक का कारोबार इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर या नई सरमायाकारी को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत के खसारे पूरे करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नया काम कोई नहीं हो रहा है। डेट फॉर सर्विसिंग में चीजें जा रही हैं, हुकूमत के खसारे पूरे किए जा रहे हैं। निजी शोबे का जो क्रेडिट है वो उनका जो हिस्सा है वो सुकड़ता जा रहा है। सारा सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही। क्या जरूरत है जी मुझे या किसी भी और आदमी को इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है कि अगर जहां भी कहीं टेंडर की बात आनी है, जहां कहीं कंपटीशन की बात आनी है, मुझे तो मेरा हक भी नहीं मिलना भाई। वो कोई सरकारी इदारा आ गया, उसमें कोई सरकारी मुलाजिम बैठा है, उन्हें हुकूमत ना रब्ता किया, उसने उसको कहा चलो जी ये उधर गया, कहानी खत्म। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे मैं कोई भी कारोबारी जो है वो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी जो है हर चीज जो है यहीं पर लगा दे। रोजगार नहीं हो रहा, नहीं होगा, कैसे होगा? बरामदात नहीं पड़ पाती हैं। बैंकिंग सिस्टम अमली तौर पर वजारत खजाना का एक तोसी शोबा बन चुका है। ऑब्वियसली वजारत खजाना से बैंकों को फेवर चाहिए होती हैं, रेगुलेटर्स हैं, और फिर उनके जो हेड्स लगाने में उनकी एक मुदाखलत होती है, और उसके ऊपर फिर वो सारे का सारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो उनका एक वो शोबा बन जाता है।
सियासी ताल्लुक रखने वाली कंपनियां 45% ज्यादा कर्ज लेती हैं और 50% ज्यादातर डिफॉल्ट कर जाती हैं। यानी कि जितनी कंपनियां सियासी सिफारिशों के साथ आती हैं वो 45% है जो हिस्सा ले जाती हैं, और उन 45 में से 50% ने तो डिफॉल्ट करना ही करना है, फारिग होना उन्होंने। और ये किसका कसूर है, ये बताए ना हुकूमत। हाँ, कोई शर्म करे, को बात करे इस पे। IMF के मुताबिक सियासी ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों को ज्यादा कर्ज मिलता है और वो ज्यादातर शरह से नादहिंदा होती है। इसकी वजाहत बड़ी है, ये बैंकारी निजाम पर सियासी कब्जे का बराह रास्त सबूत है। ये बेसिकली पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ ये कनेक्ट करता है। बैंकों को नुकसान है, बार बार हुकूमतों को बेल आउट करना पड़ता है। हुकूमती बेल आउट के अंदर बैंकों की तबाहियां हो रही हैं, सरमायाकारी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पैसे लिए जाते हैं, कहां जाते हैं, अल्लो तल्लो के अंदर ये खर्च करते हैं। मुल्क की सरमायाकारी सियासी ताल्लुकात के मुताबिक तकसीम होती है मगर परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं होती है। तो ये किसके साथ जुल्म है, ये आपके मेरे साथ जुल्म है, कौम के साथ जुल्म है। एज अ होल परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। 6वां नुकता, पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब बदअनवानी के बायस दुनिया में सबसे कम सतह पर है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के टैक्स GDP का जो तनासुब है वो तकरीबन 10% पे अटका हुआ है, जो दुनिया में सबसे कम है। और इसकी वजाहत बड़ी वाज़ेह है। IMF के मुताबिक टैक्स वसूली की नाकामी की बड़ी वजूहात, नंबर 1 बदअनवानी, नंबर 2 टैक्सों में छूट, नंबर 3 कमजोर अंदरूनी इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल मैकेनिज्म जो है अकाउंटेबिलिटी के, वो आप देख ले। इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल, वो तो ऑब्वियसली आप हकीकी नुमाइंदे नहीं है, आपको बैठाया गया है तो आपने यही अयाशी करनी है ना कि अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करना है। सियासी मुदाखलत, ऑब्वियसली सियासी मुदाखलत, इस मुल्क के एक हुकूमत को इंस्टॉल कर दिया गया लाके जिन्होंने वोट नहीं लिए, तो सियासी मुदाखलत तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, तो मजाक है। ये तो सारे निजाम पे चीजें मुसल्लत की गई हैं, निजाम में मुदाखलत है। सियासी मुदाखलत बेचारों ने लिख दिया है, मगर मैं समझता हूं कि गेम उससे भी बड़ी है। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक कम टैक्स वसूली का बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत में कमजोर एहतसाब से है। हुकूमत में कमजोर एहतसाब, ये कैसे हुकूमत के अंदर एहतसाब करेंगे? भाई एक आदमी ने वोट नहीं लिए, जाली फॉर्म 47 के ऊपर MNA बन के आ गया है और बैठ गया है, सिर्फ PTI को फारिग करने के लिए उसको वहां पे बिठाया गया है, फिर उन्हीं में से एक वज़ीर आज़म बनाया गया है। एहतसाब हुकूमत के अंदर क्या एहतसाब? दिस इज ऑल्सो अ जोक, पर उन्होंने कर दिया है। लेकिन गोरे भी मजाक करते कभी कभी, ठीक है, मान लेते हैं। 7वां जो है अदालती बैकलॉग और टूटा फूटा निजाम अदालती नफाज को मफलूज करता है। पहली दफा किसी इंटरनेशनल मालियाती इदारे ने आपके अदालती निजाम के हवाले से बात की है और खुल के लिखा है। यह शर्म का मुकाम है। इसीलिए हम मुखालफत करते रहे 26वीं तरमीम की, इसीलिए हम मुखालफत करते हैं 27वीं तरमीम की, और इसीलिए हम हर उस तरमीम की मुखालफत करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं जिनको नुमाइंदगी का हक नहीं है, ना इखलाकी ना कानूनी जवाज नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सके, जो MNA बनने के भी वहां पे बैठने के उसमें नहीं है। और यहां पे जो है पहली दफा उन्होंने लिख के छाप दिया है कि अदालती निजाम के हवाले से। मैं ये समझता हूं ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। जहां तक मुझे याद है ये हुकूमत बड़ी कीन होती है कि ऐसे मालियाती इदारों के लोगों को, आपको याद है कि जजों से मुलाकातें करवाई गई थी, उस पर हमने एतराज किया था, मेरे ख्याल में यहीं पे किया था, पिछले साल की बात है कि यार ये इन लोगों का क्या काम है कि चीफ जस्टिस या जजों से मुलाकातों की रिक्वेस्ट करते फिर और हुकूमत उसको फैसिलिटेट करती फिरेगी, इनका क्या काम? मगर भाई जी पैसे तो चाहिए सन, ठीक है जी, तो फिर हर चीज इन्होंने इंश्योर की। तो अब चीफ जस्टिस साहब देखें इस बात को, वो कहते हैं कि लाखों मुकदमात, वो कहते हैं कि लाखों मुकदमात जो है ज़ेर इल्तवा और दर्जनों अदालतें और ट्रिब्यूनल्स इख्तियारात बांट रहे हैं। गैर मुल्की और मुकामी सरमायाकार अदालतों पर भरोसा नहीं करते। देखें अदालत मतलब इंसाफ। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, मुल्क के हालात जितने भी खराब हो, देखें अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर लॉलेसनेस, बदमाशी और करप्शन की इंतहा है, गोरा जाता है वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उनको ये पता हो कि अदालतों के अंदर जो है आपको इंसाफ मिल जाएगा, लोग अरबों डॉलर लेके आते हैं, करोड़ों डॉलर लेके आते हैं, जब वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर पता होगा कि मुकामी कोई माफिया उनको तंग करेगा, तो कम से कम उनको ये होता है कि हम अदालत में चले जाएंगे और वहां कम से कम हमारे लिए रुकावटें उस तरीके से नहीं हो। पाकिस्तान में तो ये गोरे कह रहे हैं जनाब, IMF वाले, मैं नहीं कह रहे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये तो अब उनको ये सेफ्टी भी वो नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये सुस्त फैसले हैं, वो कहते हैं नताइज गैर मुतवक्को होते हैं, पूरा केस किसी तरफ चल रहा होता है और लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं जी, बड़ा इंसाफ होने लगा जी, ओहो क्या जज साहब ने ये कह दिया, और जज साहब नहीं, वकील कह रहे हैं देख नहीं आपने जज साहब ने क्या कहा, वो पता ये चलता है कि फैसला रिपोर्ट ही आ गया। और यही वो कह रहे हैं, गैर मुतवक्का जो है वो फैसले वो आ जाते हैं और नताइज जो आ जाते हैं। अदारों के इख्तियारात का आपस में टकराव है, बिल्कुल है, जिसकी वजह से बदअनवानी के मौके जो है वो बढ़ जाते हैं। ये सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी, वो ये कहते हैं इनविजिबल, एक पोशीदा जो है ये रुकावट है और है। 8वां, और बिल्कुल हम खत्म करने जा रहे हैं इसको, आई नो आपके लिए शायद ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो, मगर कौम को ये चीज़ें जो है पता होनी जरूरी है। मैं आपको खाना भी खिलाता हूँ आज, आप और बताएं आप, मगर फिर ये ना हो आप पे इल्जाम लग जाए कि आप खाने खा के तो उसके बाद कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कबूल है। 8वां सा रेगुलेटरी निजाम इस कदर बिखरा हुआ है कि इदारे एक दूसरे को रेगुलेट करने पर लगे हुए हैं। ये मजाक की बात है। पाकिस्तान में दर्जनों रेगुलेटरी इदारे, उनके इख्तियारात आपस में टकराते हैं, नज़्म ज़ब्त भी मुतज़ाद है। बाद शोबों में एक सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे को रेगुलेट कर रहा है और उससे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, मुतज़ाद कवानीन है, क्लैश करते हैं, इकॉनमी का नुकसान होता है, कारोबार इजाजत नामों के जंगल में फंसे, फलाना NOC, वो
فارسٹ والوں سے NOC لو, سوئی گیس والوں سے NOC لو, وہ اپنا کسی انوائرمنٹ والے سے NOC لو, ہائی وے والے سے NOC لو. وہ ایک آدمی جاتا ہے وہ NOCs کی چٹیاں بھرتا بھرتا ہی مر جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر حکومت نے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو کسی ایک محکمے کو اس کا NOC وڈرا کر لو, کہانی ختم. ایک NOC وڈرا, او بھائی کون کرے گا کاروبار یہاں پہ؟ یا تو آپ NOC بیچنے شروع کر دیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ تو دیکھیں نا, پاکستانی کاروباری ٹھیکیدار, پاکستانی عوام تو یوز ٹو ہو گئی ہے نا, ان کو پتہ ہے NOC کیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے, ذلیل ہوتے ہیں بیچارے, خرچہ مرچہ کرتے ہیں, لیتے ہیں, مگر بہرحال دے گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. یہ تھک سکن ہوگی نا ہماری. اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ, اب میں اب کیا کہوں, بہرحال دس از ویری سیڈ. اس ملک میں کمپلائنس کی بجائے ہیلا سازی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. سیکنڈ لاسٹ, چینی کے شعبے میں IMF کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کیپچر کی سب سے بڑی مثال ہے یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی یہاں پہ اسکینڈلز رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بہت اہم لوگوں کو اس کے اوپر فارغ کیا گیا, اور بہت سے اہم لوگ اس کے بعد پارٹی میں سے بھی اور پولیٹیکل سین سے بھی گئے, اور کوئی وہ نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے دور میں FIRs بھی جو ہیں وہ کی گئی تھیں. وہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو موقع ملا ہے, یہ تو بہت بڑے ناقد رہے ہیں. You have all the powers in your hand, take action. یہ جو ایکسپورٹس کے حوالے سے اسکینڈل رہے اس کے اندر تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا اور ان لوگوں کی ہر چیز ثابت ہوگی. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی تھی. ایکشن لیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اینی وے, قیمتوں کا تعین, ذخیرہ اندوزی, کارٹلائزیشن. دیکھیں نا, عمران خان کی تو شوگر ملیں نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. PTI کے اندر کتنے لوگوں کی شوگر ملیں ہیں میرے علم میں نہیں ہے, مگر ہاں یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جتنی شوگر ملیں پاکستان کے اندر ہے اس میں میجورٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے وزراء, ان کی ملکیت ہے. اگر کوئی کاروباری بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے اٹیچ ہے, جس سے اس کو ایک سرکاری اور سیاسی سرپرستی ملتی ہے, جو کارٹلائزیشن جس میں شور ہوتی ہے. اور کہیں بھی ان کو بیل دیکھیں نا, ابھی کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کرشنگ سیزن کے حوالے سے, ملیں کرشنگ نہیں کر رہی تھی, اسٹے لے کے آ گئی عدالتوں میں سے. اب آپ اگر کرشنگ نہیں کریں گے, گنا وہاں سے نہیں کٹے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا, تو کیا ہوگا؟ ٹائم پہ اگر گنا نہیں کٹے گا تو اگلی فصل کی تیاری کیسے کرے گا کاشتکار؟ چینی کی قیمت بڑھ سکتی ہے مگر گنے کی سپورٹنگ پرائس نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اور جب آپ اس طرح لیٹ کریں گے تو دوبارہ مطلب ادھر سے آپ کرشنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, ادھر کراچی کی بندرگاہ پہ 2 ہفتے پہلے 2 جہاز لنگر انداز ہو گئے چینی کے. بھائی تو کیا ہم اندھے ہیں, ہم پاگل ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ یہ خود لوگوں کو عذاب میں دھکیل رہے ہیں, یا آپ نالائق تو آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ نالائکی عوام کے لیے ہے نا. اپنے کاروبار میں تو نالائکی نہیں ہوتی, وہاں سے تو آپ اربوں روپے کماتے ہیں, اور یہ آپ کے کاروبار کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جناب جہاز وہاں سے آ جائیں اور یہاں سے جناب آپ کرشنگ کی اجازت نہ دیں. عدالتوں نے کہہ دیا, عدالتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ یہ کرشنگ کیوں نہ کریں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. غریب کہاں جائے, مر جائے, خودکشی کر لے. گنا کھڑا اگر سیزن کے بعد گنا کھڑا اس کی کرشنگ نہیں ہو رہی, میں آپ کو بتاؤں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, اور جب گنا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی کو بیچے بھی صحیح تو اس کو 2/3 اس کو بالکل اس کی قیمت ہی نہیں ملتی ہے, اس میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا ڈرائی گنے کے اندر نکالنے کے لیے. یہ ان کے حالات ہیں, اور یہ دیکھیں ملک دشمن لوگ ہیں یہ. بہرحال آخری جو نقطہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں, معذرت لمبا ہو گیا تفصیل, اور وہ ہے گورننس ریفارمز جو ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر گورننس میں ریفارمز کر لی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ GDP آپ کی گرو کر سکے. اٹ کین گو اپ ٹو وٹ دے آر سیئنگ از 5 to 6.5%. یہ اوپر بڑھ سکتی ہے اگر آپ ریفارمز کر لیں. تو بھائی کیوں نہیں کرتے ریفارمز؟ ووٹر پریشر تو ہے نہیں آپ پہ, کیونکہ آپ کو ووٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے. کہ آپ کہیں جی ہم نے بڑا, جی ہم پہ کام ہے, حلقوں میں بڑا کام ہوتا ہے, بڑا پریشر ہے, ہم نے عوام کی منگوں پہ اوپر اترنا ہے. تم لوگ تو چینی میں بھی عوام کی منجی ٹھوک رہے ہو بیٹھ کے, وہاں بھی کہتے ہو کہ باہر سے آ جائے کرشنگ نہ کرو, تو وہ تو پریشر ہے نہیں عوامی منگوں والا. تو ریفارمز کر کے کم از کم GDP بہتر کر لو, ہو سکتا ہے کوئی لوگ 4 جملے بھی تمہارے بارے میں بول لیں. اینی وے, سرکاری خریداری میں شفافیت ضروری ہے, وہ کہہ رہے ہیں. ٹیکس نظام کے اوپر بات کریں, ریگولیٹری ڈھانچوں کی بات کریں. کسا کوتا یہ جو رپورٹ ہے یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی گورننس کی جو خامیاں ہیں, ایک اہم کریٹیکل میکرو بن چکی ہے. ایک ایسا خطرہ جو سرمایہ کاری کو دباتا ہے, مارکیٹوں کو بگاڑتا ہے, اور محصولات کی وصولی جو ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو وہ خراب کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ شیشہ دکھا دیا ہے ایک انٹرنیشنل ادارے نے.